राइजोडर्मिस वो स्पेसिफिक नेम है जो रूट एपिडर्मिस को, राइजो का लफ्ज जहाँ भी आ जाए, राइजो मीन रूट लिटिल वर्ड में, डर्मिस स्किन या आउटर लेयर को कहते हैं, रूट की आउटर लेयर, और आउटर लेयर रूट में, स्टेम में, लीव्स में, हर जगह पे एपिडर्मिस होती है। ये एपिडर्मिस ऑफ रूट इज कॉल्ड राइजोडर्मिस, आल्सो कॉल्ड एपिब्लेम, इसी का एक और नाम भी है और वो है जी एपिब्लेम। और इसकी जो खासियत है, ये अभी हमने सिर्फ नाम के हद तक पढ़ा है, इसकी डिटेल्स नहीं पढ़ी है। जहाँ पे रूट का स्ट्रक्चर आएगा वहाँ पे इसके हवाले से कुछ और चीज़ें भी आएंगी, और जहाँ पे भी ट्राइकोम का रूट हेज वगैरह का जिक्र होगा वहाँ पे भी इसका जिक्र एक वक्त आएगा। अभी सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है, जो भी हमने किया था वो सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन भी हद तक था कि इस जगह पे अभी कुछ क्या कहलाती है और इसका में लोकेशन क्या है, बेसिक फंक्शन क्या है, वो क्या है, अभी हमने जस्ट इसी हद तक डिस्कस किया है। सर जो रूट्स के अंदर एपिडर्मिस रिप्लेस हो जाती है पेरिडम के अंदर, तो जी। इनका फंक्शन सेम होगा जैसे हाँ। प्रोटेक्शन के लिए? नहीं, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, चूँकि जो हायर प्लांट है जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो फिर उस वक्त एपिडर्मिस या रप्चर हो जाएगी और न्यू स्ट्रक्चर्स, न्यू लेयर डेवलप होंगे। वो जब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ वाला टॉपिक, तो वहाँ पर उसका इससे ताल्लुक नहीं है। जब हम सेकेंडरी तो सर ग्रोथ, इसका फंक्शन डिफरेंट होगा एपिडर्मिस से? आपकी सवाल क्लियर नहीं हुआ, आप बताएं। सर मैंने पूछा कि एपिडर्मिस जो चेंज हो जाती है पेरिडम के अंदर, तो इनका नहीं फंक्शन नहीं सेम ही होता है? नहीं, आपने गड़बड़ कर दी है। आपकी वर्डिंग है कि एपिडर्मिस चेंज हो जाती है पेरिडर्म में, ऐसा नहीं है। एपिडर्मिस रिप्लेस्ड हो जाती नहीं, रिप्लेस वो भी ऐसा नहीं है। एपिडर्मिस में रप्चर हो जाती है, फट जाती है और ये छाल का हिस्सा बन जाती है। निचली साइड के ऊपर एक लेयर डेवलप होगी और एक लेयर डेवलप होगी, और उससे आगे जो चीज़ें, चूँकि ये रूट में भी होगा, स्टेम में भी होगा, दोनों जगह पे इससे मतलब रिजल्ट्स निकलेंगे। मैंने कहा कि चूँकि ये टॉपिक हमारा यहाँ पे नहीं है, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एपिडर्मिस सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, जबकि जो पेरिडर्म है वो मल्टी लेयर है। एक बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है और एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ड्यूअल स्ट्रक्चर, लेकिन बेसिक फंक्शन दोनों का प्रोटेक्शन, ठीक है, वो अलग बात है कि किस हद तक। जी। चलिए जी, हम एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर अगर हम जो क्यूटिकल प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस के ऊपर, अगर हम उसको सिर्फ उसको देखना चाह रहे हैं तो क्या उसको भी हम पिलिंग करके सेम प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देख सकते हैं? एपिडर्मिस आपको ऐसा नजर नहीं आएगी। एपिडर्मिस की बहुत बारीक लेयर होती है, और हम जिस माइक्रोस्कोप से सेल्स को देखते हैं और जिस मेथड से हम देखते हैं, चूँकि आपने याद रखिएगा कि चीज़ों के लिए कुछ मेथड है कि क्या चीज़ कैसे देखी जा रही है। ये मैं, मुझे याद है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, मेरे ख्याल में आपको पूरी क्लास को भी कह चुका हुआ हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट जो पील मेथड वाला है ये ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका हुआ है, और ये मैंने अपलोड किया पिछले साल जिस क्लास को मैंने कराया था, तो ये मैंने अपलोड कर दिया था यूट्यूब पे। अभी तक आपने इसको देखा है, किसने नहीं देखा होगा? जी सर मैंने देख जी, हर टाइम 4 बच्चों ने सर मैं ये वाला प्रैक्टिकल 3-4 बार देख चुकी हूँ। चलो ठीक है, आपने देख सर लिया मैंने है। अभी रात को देखा है। मेरे एक्सक्यूज मी एक मिनट, ये मैंने कहा कि था कि इतने बच्चे ना बोला कि ना, वरना फिर मुझे बात करना पड़ेगा आपको। पहले सिर्फ 4 स्टूडेंट्स ने कहा जी कि उन्होंने ये प्रैक्टिकल देखा है, बट अब इस वक्त 18 लोग मौजूद हैं। 70 में स्कोर का मतलब है सर इससे कि रिलेटेड क्वेश्चन भी था। सर मैंने भी देखा है। चलें ठीक है, उसको सिर्फ देखा नहीं, गौर से देखना, ताकि आप उसको ऊपर परफॉर्म भी कर सकें। आप वो देखने का मतलब यस ये है सर। कि आप उसको परफॉर्म भी कर सकें। आप इसकी प्रैक्टिस खुद घर पे कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस आप खुद घर पे कर सकते हैं। सिर्फ देख लें कैसे किया गया है। आपके पास डाइजेशन बॉक्स होना चाहिए, एक मोटे वाला पत्ता पकड़ें, स्टेम पकड़ें, उसको काटें, सेक्शन कटिंग वाला भी, और जो आपने देखा है कि कैसे किया गया है बिल्कुल वैसे ही उसको फॉलो करें इंस्ट्रक्शन को, और उसकी परफॉर्मेंस, क्योंकि अपलोड करने का मकसद ये था कि बच्चे जो हैं वो खुद चीज़ों को देख के लर्न कर लें, सीख लें कि ये काम कैसे करें। क्योंकि इसमें जो असल काम है वो पील करना और सेक्शन काटना है। स्टेनिंग सबकी सेम होती है, स्टेनिंग के जितने भी प्रोसीजर हैं वो सब एक जैसे ही हैं, इसलिए उनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी स्टेनिंग प्रोसीजर। बैकग्राउंड हो चुका जी। आज हमने आगे चलना है जी, हमारा टॉपिक एपिडर्मिस के हवाले से ही है, और उसकी डिटेल की हम जाएंगे आज। अब ये डिटेल्स क्या होंगी, कैसे होंगी, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे इसको। लेट द स्क्रीन बी शेयर्ड, जैसे शेयर होती है तो मैं कुछ लिखता हूँ और
उसके बाद उनको कुछ डायग्राम्स और स्केच डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे। आपको मालूम ही है कि यहाँ पे माउस की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरी डायग्राम अल्लाह माशाल्लाह कल भी बहुत खूबसूरत है, माउस के साथ हमको 4 चांद लग जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में समझ जरूर आ जाती होगी सर कि समझ आ जाती है। तो मैंने जी क्या सर बनाया। समझ आ जाती है सर। उनमें से काफी चीजें तो बुक पे होती नहीं है जो आप बताते हैं, फिर उधर से ही फॉलो करते हैं। हाँ, उसकी रीज़न होती है कि ज़ाहिर है कि मेरी स्टडी आपसे सिर्फ कहीं ज़्यादा है। अब लोग जस्ट एक या मैक्सिमम 2 कलर पढ़ लेंगे, जबकि मैंने बहुत सी चीज़ें थ्योरेटिकली स्टडी की हुई हैं, प्रैक्टिकली भी स्टडी की हुई हैं और प्रैक्टिकली की भी हुई हैं। हमारे यहाँ प्रैक्टिकल को राज कम कम है, आपको अंदाज़ा हो चुका होगा इस वर्ष के अंदर अंदर कि प्रैक्टिकल जी हमारे सर। यहाँ कैसे कितना होता है, लोग कितना प्रैक्टिकल पढ़ते हैं। मेरी खुशी होती है कि मैं प्रैक्टिकल और इसी वजह से मैं पहले मैंने प्रैक्टिकल अपलोड किए हैं, फिर धीरे धीरे मुझे अब ऑनलाइन लेक्चर अपलोड करना चाहिए, अपलोड करना चाहिए। तो वरना मैं बेसिकली प्रैक्टिकल ही अपलोड करता था ताकि बच्चों को जो प्रैक्टिकल में मुश्किल पेश आती है उसका कोई जो है बच्चों को थोड़ी सी फैसिलिटी मिल जाए। अब डिपेंड करते हुए जी आपके पास कौन सी बुक्स हैं, आपके पास मुख्तलिफ ऑर्गन है। मसलन ये आप देखिए जी मैंने कितनी देर हो गई है इसको कहा हुआ है, लेकिन ये अभी तक शेयर नहीं हो सका, इतना टाइम लगाया इसको शेयर करने में, स्क्रीन शेयर होने। चलो अब मैं इस पर स्टोरी बनानी फिर मैं शुरू करता हूँ इसको एक्सप्लोरेशन इसकी। चलो ये शेयरिंग स्टार्ट हो गई है। मैं सिर्फ हेडिंग दे दूँ, उसके बाद फिर शुरू करते हैं मैं इसको। एपिडर्मिस और एपिडर्मिस के चूंकि सब हेडिंग मैंने कल लिखी थे, आज अभी इसके सब हेडिंग कल डिस्कस हो गए थे। आज सबसे पहले तो मैं इसकी लोकेशन के लिहाज से कुछ डिस्कस करने लगा हूँ, जो कि डायग्राम ड्रा करने लगा हूँ। अगर आप एक लीफ को, आपकी बुक्स में लीफ की डायग्राम बनी हुई, ये एक लीफ है और ये प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेक कर लीजिएगा साथ ही। ये मैंने एक लीफ दिखाया है जी, ऐसे ये लीफ ऐसे है। अगर लीफ का टीएस काटना हो, ये आपके प्रैक्टिकल में शामिल है, तो आपने सिर्फ इतना सा पोर्शन लेना है। सुन लीजिए गौर से, अगर लीफ का टीएस काटना है तो आपको इतना सा पोर्शन लेना पड़ेगा, ये वाला जो मैंने शो किया है। और इसको फिर एक आलू लें, आलू का थोड़ा सा बड़ा पीस इससे, आलू के इस पीस को दरमियान से कट दे लें और उस कट के अंदर जो ये पीस आपने काटा है ये वाला, इस पीस को उस कट के अंदर ले जाएं, इसके अंदर फंसा लें एट राइट एंगल, और फिर इसको ब्लेड की मदद से आपने काटना है, ब्लेड के साथ इसकी। सर ये प्रैक्टिकल भी है ना, मैंने ये हाँ भी जी देखा है। जी, मैंने कहा कि ये लीफ के लिहाज से, और जो स्टेम होते हैं, स्टेम या रूट दोनों एक तरीके से काटते हैं। ये रूट या स्टेम जो भी है, आपने इसको यहाँ से ऐसे काट दिया। अब आलू का गोल पीस लेना है आपने, गोल है लेकिन उसको ऐसे शो कर रहा है, इसके अंदर स्ट्रॉक कर लेना है। स्ट्रॉक निडल से किया जाएगा। निडल समझते हैं क्या होती है, निडल से चूंकि वो अपलोड हुआ है, जब स्ट्रॉक हो जाएगा तो स्टेम, ये बहुत मोटा तो है, उस स्टेम को इसके अंदर फंसा दें। ये स्टेम आपका, आपने जो काटा हुआ है वो इस रॉक के अंदर, अब ब्लेड के साथ आपने इसको यहाँ से काटना शुरू करना है। और जब हम काटेंगे इसकी थिन स्लाइसेस बनेंगे, उनको अपने पैकेज में रखे जाना है। और उसमें से आलू के अंदर से, ये आलू गोल है, उसके अंदर से छोटा सा स्टेम का पीस आपको ऐसा नजर आ जाएगा। इन पीसों को फिर लेके चेक करना है कौन सा बेहतर है, फिर उसको आप। अच्छा, अब मैंने बता दिया जी रूट स्टेम ये गोल होते हैं, इसलिए ये गोल है। और ये मैं ऐसा दिखा देता हूँ दोबारा, ये रूट या स्टेम है, इसमें जो एपिडर्मिस सबसे बाहर, ये सेल एपिडर्मिस की सेल यहाँ पे। लीफ चूंकि इस स्ट्रक्चर में है, जब हम इसको ये काटेंगे और इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको ये अपर एपिडर्मिस है ऊपर की तरफ, और ऐसे ही यहाँ पे नीचे लोअर एपिडर्मिस होगी। इस लोअर एपिडर्मिस में गार्ड सेल्स और स्टोमेटा मौजूद होंगे, जबकि अपर एपिडर्मिस में सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस सेल्स होंगे, उसमें स्टोमेटा और गार्ड सेल्स मौजूद नहीं होते। इसके बाहर हैवी क्यूटिकल होती है, मोटी शाइनिंग क्यूटिकल जो बाहर से देख सकते हैं। इसको हम
याद रखिए कि क्यूटिकल को अगर आपने स्टडी करना है सिर्फ आप बाहर से खुद देख सकते हैं, जब आप पील मेथड से करेंगे तो फिर आपको क्यूटिकल नजर नहीं आएगी। ये अगर आपने सेक्शन काटा हुआ है और फिर उसकी डिफरेंशियल स्टेनिंग, मेरे लफ्ज़ पे गौर करना है, इसका सेक्शन काटना है पहले और फिर डिफरेंशियल स्टेनिंग करनी है। ये लफ्ज़ आपके लिए मेरे हाल में नया है, अभी आपने लफ्ज़ से पहले नहीं पढ़ा होगा, डिफरेंशियल स्टेनिंग। इसे बात कर रहे हैं कि नहीं? सर स्टेनिंग तो पड़ी हुई है लेकिन डिफरेंशियल स्टेनिंग फर्स्ट टाइम। ये आपके सिलेबस में शामिल है जी। इसका मतलब है आपने वो लेक्चर शायद वो सुना जो सर स्टेनिंग वाला डिफरेंशियल मेथड वाला जी, जो स्टेनिंग है, स्टेनिंग क्योंकि मैंने दोनों आपको कहा है कि सेक्शन कटिंग वाला भी आपने देखना है। मेरे ख्याल में सेक्शन कटिंग के आखिरी हिस्से में स्टेनिंग का जिक्र मौजूद होगा, चेक कीजिएगा, अगर नहीं है तो अपलोड करूँगा दोबारा उसको। और पील मैथ है, बहरहाल पहले आप इनको चेक कर लें, जो चीज़ रहती है इंशाल्लाह वो मैं दोबारा कर दूँगा और एक्सप्लेन कर दूँगा। बहरहाल ये मैंने जिक्र कर दिया जी, हम कैसे काटते हैं, कैसे देखते हैं, ये वो मेथड डिस्कस हो गया, प्रैक्टिकल के पार्ट है उससे डिस्कस कर लिया। अब आप लोग अपनी अपनी बुक्स के मुताबिक जो आपकी डायग्राम्स हैं, जो भी डायग्राम आपको उसमें ली हुई है, आपको स्लीव की डायग्राम भी हो सकती है, पर चेक कीजिए जिनके पास स्लीव की डायग्राम है, आपने ऊपर से नीचे देखना है कि ऊपर की तरफ जो अपर एपिडर्मिस है उसके ऊपर आपको वेल डेवलप्ड क्यूटिकल क्लियर नजर आनी चाहिए, और उसके नीचे जस्ट एपिडर्मल सेल्स, आम जो एपिडर्मल सेल होते हैं वो नजर आने चाहिए, जो कि आमतौर पर एक लाइन, एक कतार के अंदर या एक लेयर की शक्ल में। एक पॉइंट। सेकंड, लोअर एपिडर्मिस को देखना है, जो मैं बात कर रहा हूँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अपर एपिडर्मिस के सेल इस तरह से हैं, लोअर एपिडर्मिस में गार्ड सेल स्टोमेटा, चूंकि हमारा सेपरेट क्वेश्चन भी है, ये मैंने जस्ट एक स्केच ही है जो आपको बताइए मुमताज का डायग्राम कैसे बनती है। ये दोनों जो बाहर वाले हैं, ये दोनों जी फॉर गार्ड सेल्स है, और दिमाग में जो सुराख है वो एस फॉर स्टोम है, एस टी फॉर स्टोम, गार्ड सेल्स और स्टोम, सिंगल स्टोमा उसकी जमा स्टोमेटा होती है। ये लोअर एड्स में आमतौर पर मेजॉरिटी पौधों में लोअर एड्स के अंदर गार्ड सेल्स और स्टोमा या स्टोमेटा मौजूद होते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि कुछ पौधों में, जैसे बहुत से मोनोकाट ऐसे हैं उसमें अपर और लोअर दोनों में, कुछ पौधों में दोनों में इक्वल, जबकि कंवल 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 लोटस निलंबियम वगैरह साइंटिफिक नेम है, वाटर लिली इंग्लिश नेम, इन पौधों में सिर्फ अपर एड्स में स्टोमेटा होते हैं, चूंकि इनके लिए पानी के ऊपर तैयार है लोकेशन, क्योंकि एपिडर्मिस में भी गार्ड सेल्स और स्टोमेटा है, इसलिए उसका जिक्र मैंने इसी टॉपिक में यहीं पे भी कर दिया। अच्छा, यहाँ तक था जनरल। अब आपने खुद चेक करना है आपकी बुक में जो चूंकि याद रखिएगा, दोबारा मैं बता चुका हूँ कि आप लीव को जब ऐसे देखेंगे तो ये टीएस है, मैं पहले कह चुका हूँ कि हम टीएस के लिए काट के देखते हैं, टीएस में शेप कैसे नजर आएगी, फ्रेश स्केच मैंने दिया है, बाकी आपके पास जो बुक बना हुआ है आप वहाँ पे चेक कीजिएगा, ये टीएस ऑफ लीफ है, और जी ये मैंने यहाँ पे शो किया था, अगर रूट के स्टेम होगा तो ये उसका टीएस है और उसके एबिटमेंट आ रहे बाहर की तरफ है, स्केच रफ है, उसमें सेल्स की शेप बहुत अच्छी नहीं दिखाई है मैंने, और शेप ज़्यादा बेहतर होती है, डिफरेंट होती है। जहाँ पे गॉड सेल और स्टोमेटा का जिक्र है, ये डिटेल से सेपरेट क्वेश्चन की शेप मैं एक पॉइंट डिस्कस करने लगा हूँ, ये आपने खुद अपनी बुक्स को, नोटबुक्स को, जो भी आपके पास है, चेक करना है। डिफरेंस ये है कि डाइकाट और मोनोकाट पौधों में एपिडर्मिस के सेल्स की शेप और उसके अंदर गार्ड सेल्स की लोकेशन में डिफरेंस होता है। अब मैं डायग्राम जो मैं ड्रा कर रहा हूँ उसको अपने गौर से देखना है। ये ये तस्वीर बहुत अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि माउस के साथ शेप को बनाना एक बहुत मुश्किल काम होता है, बिल्कुल सीधे सेल होने चाहिए, ये सीधे नहीं बन रहे मुझसे। मैं सिर्फ दो जगह पे दिखाने लगा हूँ जी, इस जगह पे ये ऐसे मैंने शेप बना दी है, ये एक है और ये दूसरा, ये मैंने मोनोकाट के अंदर एक गार्ड सेल दिखाया है, दूसरा गार्ड सेल में यहाँ पे करके ये भी गार्ड सेल इधर वाला और इधर वाला। तो ये मैंने दो सेल शो किए हैं जहाँ पे गार्ड सेल थे, और इसके अलावा जो बाकी सेल्स हैं, बल्कि यहाँ पे सेल है, ये सेल है, इधर सेल है, यहाँ पे सेल है, ये सेल। आपने ये चेक करना है कि जो सेल सारे के सारे लंबे, ये मोनोकाट है, जैसे आप लिख लेगा मोनोकाट का लफ्ज़ किया मैंने, दिस इज ए मोनोकाट, उन्हें मोनोकाट के लीफ को पील किया है, और कीजिएगा मैंने क्या कहा है, ये मोनोकाट का लीफ है और इसको मैंने पील मेथड से इसको छीला है, और ये मैंने सेल शो किए हैं। अब चेक करेंगे जैसे ये पत्ता इस रुख पे लंबा होता है, उसी रुख के ऊपर ये सेल पड़े हैं, सेल लंबे लंबे हैं और उनके अंदर ये गार्ड सेल है।
ये मोनोकाट की। अब जो अगली डायग्राम में ड्राफ्ट करूंगा ये डाइकाट के लिए होगी। चेक कीजिए जरा सेल पहले बना दूं। आपने मोनोकाट और डाइकाट के गार्ड सेल्स और उनके जो बाकी सेल्स हैं उनकी शेप का डिफरेंस स्टडी करना है। ये सारे के सारे में ई लिखा है, ये और ये सारे एपिडर्मल सेल्स ठीक हो गया। और जिसको मैंने 1 2 लिखा है ये गार्ड सेल्स हैं और ये वाला स्टोमा है, एस फर्स्ट 1 2 गार्ड सेल्स हैं। अब चेक करें कि मोनोकाट और डाइकाट के पौधों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मौजूद है। गार्ड सेल के आसपास जो एपिडर्मल सेल है उनकी शेप, ये सेल बहुत लंबे पतले और लंबे हैं, ये सेल उस तरह से नहीं है। मुख्तलिफ पौधों में मुख्तलिफ शेप पॉसिबल है। याद रखिएगा मैंने जनरल डायग्राम ड्रा की है, मुख्तलिफ पौधों में डाइकाट के मुख्तलिफ पौधों में इनकी शेप डिफरेंट पॉसिबल शेप्स मौजूद हो सकती है। ये लिखना पड़ेगा पे यहाँ पे, ये है जी फॉर डाइकाट, दिस इज द डाइकाट लीफ। और हम डाइकाट लीफ को पील मेथड से देखते हैं। ये दोनों पील मेथड, ये पील मेथड है और ये वाला भी पील मेथड से किया है। और ये शेप है, आपने चेक किया है कि इनके शेप उनकी शेप बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आपकी किसी न किसी बुक के अंदर एक लफ्ज़ मिलना चाहिए आपको, बूलीफॉर्म सेल्स। मोनोकॉट्स में पतले और लंबे स्पेशल सेल मौजूद होते हैं जिन्हें बूलीफॉर्म सेल कहते हैं। ऐसे ही कुछ पौधों की एपिडर्मिस में म्यूसिलेज वाले सेल मौजूद हो सकते हैं और उस तरह मोटे होते हैं, इक्वल वाले मोटे मजबूत, और उसमें म्यूसिलेज। यस सर, मिल गया। जी अभी यहाँ पे मैंने आपके सामने एपिडर्मिस के लिहाज से एपिडर्मिस में जो सेल्स की शेप है उसको डिस्कस किया है। और ये डिस्कस किया गया है खास तौर पर सेल्स शेप को, और ये सेल शेप दो लिहाज से मैंने बताई है कि मोनोकाट और डाइकाट में क्या फर्क है। सेल शेप मोनोकाट में इन मोनोकाट एक, और दूसरा डाइकाट्स के अंदर। ये मैंने दो डायग्राम सब, आपके पास और डायग्राम मौजूद होंगे और वो आप वहाँ से गार्ड सेल की अपनी शेप में भी फर्क होते हैं। ये भी जिक्र कभी आगे जब गार्ड सेल वाला सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये वाला पॉइंट डिस्कस हो जाएगा। कल मुझे याद है जी आप में से किसी स्टूडेंट ने, जो कि उस वक्त जस्ट स्टार्ट था, किसी ने इनके ओरिजिन के हवाले से कोई बात की। मैंने कहा था जिसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। किसने कहा था जो ओरिजिन के बारे में? जी सर। चलिए मैं नोट कीजिए। जब हम पढ़ेंगे आगे टॉपिक आना है, टॉपिक होगा जी इसका ग्रोथ के हवाले से, मेरिस्टेम्स के हवाले से होगा। मेरिस्टेम्स और ग्रोथ वाला टॉपिक है चैप्टर में, वहाँ पे कुछ नए लफ्ज़ आएंगे जो भी आपने नहीं पढ़े हैं, चूँकि वो मैट्रिक एंट्री लफ्ज़ मौजूद नहीं। जब आप मुख्तलिफ का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर वो लफ्ज़ आप देख सकेंगे और उन लफ्ज़ों में प्रोकैम्बियम और इसके बाद प्रोटोडर्म, कुछ और ट्यूनिका, कार्पस और बहुत से और नाम आए। जी सर, मैंने आपसे पूछा था एक इसके बारे में, और मैंने आपसे वेलामेन के बारे में पूछना था। जी वेलामेन हम पढ़ चुके हैं, भूल गए हैं। वेलामेन डिस्कस हो चुकी है। जो लफ्ज़, जो ये वाले लफ्ज़ मैंने कहे हैं, ये यहाँ पे मैंने पहले बता दिया कि अभी एक्सप्लेन नहीं होंगे। ये एक्सप्लेन होंगे जब ग्रोथ वाला चैप्टर आएगा, वहाँ पे एक्सप्लेन होंगे। ग्रोथ जी सर, ठीक है। चलिए जी, ये तो चीज़ें बेसिक से हमारी डिस्कस हो चुकी हैं। अब बहुत सर वेलामेन के बारे में तो हमने पढ़ लिया है। हाँ जी, मैंने यही कहा जोहा को, मैंने जोहा को यही कहा सर रूट्स में पढ़ा था। ये बिल्कुल डिस्कस हो चुका है। सर डेड स्पंजी टिश्यू। हाँ जी बिल्कुल, ये डिस्कस हो चुका है बिल्कुल शुरू में, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है इसलिए वन बेबी के लेक्चर में सो किसी का। जी अच्छा, ये तो तकरीबन बेसिक चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा मुकम्मल हो चुकी हैं। अब हम चंद ख़ास चीज़ों की तरफ जाएंगे, और वो ख़ास चीज़ें हैं जी वो स्पेशल सेल्स जो कि एपिडर्मिस के अंदर मुख्तलिफ पौधों में मौजूद हो सकते हैं। नोट कीजिए, कुछ पौधों की एपिडर्मिस में कुछ स्पेशल सेल, मसलन अभी मैंने थोड़ी पहले मोनोकाट जब मैं जिक्र कर रहा था तो इसमें मैंने ये कहा था पतले लंबे सेल्स हैं। इन्हीं के अंदर चंद स्पेशल पतले और लंबे सेल मौजूद होते हैं जिन्हें बूलीफॉर्म सेल कहा जाता है। लफ्ज़ आपके पास आपकी बुक में मौजूद होना चाहिए, किसी न किसी बुक में आपको ये मिल जाएगा। तो किताबें एक से ज़्यादा हो सकती हैं, कुछ किताबों में लफ्ज़ होगा, कुछ पे नहीं एक्सप्लेन किया गया। सर मिल गया। क्या लफ्ज़ है? जी बूलीफॉर्म, BULLIFORM, बूलीफॉर्म सेल। जी किसको मिला है? ये जी सर है।
उमैर ने कहा है जी। जी सर मेरी बुक में भी है सर कारवा में दिया हुआ है। चलें ठीक है जी, मौजूद है। सर रामे में है चलें सर जहाँ हमें भी भी है। ठीक है जी, अच्छी बात है जी, अगर दौरान ने दिया हुआ है तो वहाँ पे मौजूद है। अब मैं कुछ और लफ्ज़ दे रहा हूँ। आई एम श्योर कि आप सब लोगों ने सरसों का तेल देखा हुआ है और यूज़ भी किया होगा। जी सर सरसों सरसों है जी, मस्टर्ड इंग्लिश नेम है जिसका, मस्टर्ड मस्टर्ड सरसों है। सरसों का पौधा, सरसों का तेल, सरसों के पौधे और सरसों के पत्तों में भी याद रखिए, जो सरसों के पत्ते हैं उसमें एपिडर्मिस के अंदर स्पेसिफिक सेल मौजूद हैं जिन्हें मायरोसिन सेल्स कह लीजिए, जिनमें मायरोसिन नामी केमिकल मौजूद होते हैं। ये केमिकल सरसों के तेल में भी मौजूद है, सरसों के पत्तों में भी मौजूद है। हमारे यहाँ आप समझते हैं लोग साग खाते हैं। साग याद रखिएगा जी सेहत सर। सेहत के लिहाज से बहुत मुफीद चीज़ है। साग सेहत के लिए बहुत मुफीद चीज़ है, खाना चाहिए सरसों का साग। सर लेकिन हार्ट पेशेंट्स को डॉक्टर्स मना करते हैं कि वो साग ना खाएं। याद रखें कि एक्सेप्शंस हर जगह पे होती हैं। एक बंदा जो जोड़ों के दर्द का मरीज है, एक बंदा जो जोड़ों के दर्द का मरीज है, जिसको गोश्त खाना मना किया गया, प्रोटीन बना, उसको सब्ज पत्तों वाली सब्जियां यानी मूली के पत्ते, साग, पालक, मेथी ये भी बंद कर दिया जाता है साग, क्योंकि इनमें प्रोटीन मौजूद होती है और ये सबसे सस्ती प्रोटीन है, चूँकि साग खासा सस्ता मिलता है और गोश्त बहुत ही महंगा होता है। लेकिन जिस पेशेंट को प्रोटीन मना की गई हुई है तो उसके लिए ये भी बंद हो जाएगा सर। हाँ जी, ये तो सर ब्लड जी जी पूछें। सर जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है उन्हें भी ये सब्जियां नहीं खानी चाहिए जो सब्ज होती हैं नहीं सब्ज ये पत्तों वाली। मैंने जो है सिर्फ ये कहा है जो जोड़ों के दर्द के मरीज है, जिनमें यूरिक एसिड की जी प्रॉब्लम ज़्यादा हो, उनके लिए मना है। याद रखिए कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनकी जो सबसे बड़ी एहतियात है नमक नहीं खाना। पहली एहतियात है जी सर। नमक नहीं खाना। सालन में, रोटी में, किसी भी चीज़ में नमक नहीं डालना। अगर वो सिर्फ खाली ये परहेज कर लें कि वो रोटी, सालन, चावल किसी भी चीज़ में नमक नहीं डालेंगे और बाकी मसाले भी कम रखेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर 50% कम हो जाएगा। जस्ट सर जिनको यूरिक एसिड होता है एक उनको वक्त तो में चावल खाने सकते हैं। एक वक्त में 1%। एक कौन पूछ रहा है जी? मैं कह रही हूँ कि जिनको यूरिक एसिड का मसला होता है उनको चावल खाने से भी मना करते हैं। चावल लिमिटेड खाए जा सकते हैं, ज़्यादा मकदार में है नहीं, लिमिटेड। और ये नहीं है कि सुबह भी चावल, दोपहर को भी चावल, शाम को भी चावल। अगर वो दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार चावल खा लें तो उससे फर्क नहीं। लेकिन चावल खाने का तो ये नहीं है जैसे गालिब आम खाता होता है वैसे नहीं खाना, यानी पेट भर के नहीं खाना है, थोड़े से चावल अगर खा लेते हैं तो उससे कुछ नहीं होगा। जी, चंद सेल्स का जिक्र हो गया जी। ऐसे ही कुछ सेल्स के अंदर, कुछ पौधों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सार्स, क्रिस्टल्स वगैरह मौजूद होते हैं। मसलन ऑक्जेलिस का नाम आ चुका है, किसी शेर में पढ़ते हुए बताया था। ऑक्जेलिस खट्टी बूटी, उसके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट की क्रिस्टल्स मौजूद होती हैं। और ऐसे साथ जिनमें क्रिस्टल्स मौजूद हों उनको लिथोसाइट्स का नाम दिया जाता है। लिथोसाइट्स जो है ये लिथ स्टोन को कहते हैं, लेकिन यहाँ से आप किडनी क्रिस्टल लेंगे जी। जी आप क्या कह रही हैं जी? सर मैं कहती किडनी स्टोन। नहीं, किडनी स्टोन की बात नहीं है, वहाँ भी लफ्ज़ मौजूद है। जब याद रखिए जो मिलते लफ्ज़ होते हैं, अब जो लफ्ज़ यहाँ पे आया है लिथोसाइट, लिथो का यहाँ मतलब होगा क्रिस्टल, वैसे इसको आपने स्टोन के मीनिंग में पढ़ा हुआ है। स्टोन छोटा सा पत्थर होता है, बहुत ही छोटा सा, इतना छोटा के बाद का तो माइक्रोस्कोप से नजर आ रहा है। जी ये तो हो गया जी, हमारे तकरीबन बेसिक सारे के सारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। टाइम टाइम हमारे पास है अभी 10 मिनट के करीब टाइम बाकी है। मैं इसको अगर हम बंद कर दें तो सेपरेट हेडिंग, क्योंकि टोमेटो को हमने सेपरेट हेडिंग का डिस्कस करना है और ऐसे ही ट्राइकोम को मैंने सेपरेट हेडिंग के साथ, ये मैंने जो स्पेशल सेल थे उनका जिक्र कर दिया है। एपिडर्मल सेल्स और इसी के अंदर जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं ये मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अब जो 2 सेपरेट हेडिंग हैं उनको सेपरेट हेडिंग के साथ डिस्कस किया जाएगा, अलग डिस्कस किया जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको स्टॉप करने लगा हूँ और अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चलूँगा जी। सर आपने मुझे कहा था कि मुझे याद करवा देना, मैंने इसकी पिक्चर लेनी थी।
जी ये मैंने देखें, मैंने भी